आदाब। बिहार असेंबली इंतखाबात का वक्त जूं जूं करीब आ रहा है, रियासत में सियासी सरगर्मियां बढ़ती ही जा रही हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच तमाम सियासी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने आज वर्चुअल रैली से खिताब किया। जेडीयू जहां इस रैली को कामयाब बता रही है, तो वहीं तेजस्वी यादव ने इसे महाफ्लॉप बताया है। इस बीच दिल्ली में एलजेपी की अहम मीटिंग हुई, जहां एनडीए इत्तेहाद को लेकर उमूर पर गौर व फिक्र किया गया। सवाल यह उठता है कि 2020 में बिहार किसका होगा? कौन बाजी मारेगा, एनडीए या फिर अजीम इत्तेहाद? किसका बिहार होगा? क्योंकि इंतखाबात में वक्त बहुत कम रह गया है। तमाम पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। सरगर्मियों की एक तरह से शुरुआत हो चुकी है, आगाज हो चुका है, चुनावी माहौल है बिहार में। इसी पर हम बात करेंगे कि आखिर मेन इशू या फिर मुद्दे क्या होंगे चुनावी, जिस पर यह चुनाव लड़ा जाएगा। क्योंकि एक तरफ लगातार कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ बिहार में चुनावी सरगर्मियां भी लगातार बढ़ रही हैं। और इसी पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ इस वक्त डिबेट में सारिका पासवान जी हैं। सारिका पासवान जी जो कि स्पोक्सपर्सन है आरजेडी की। आनंद माधव जी हैं, बिहार कांग्रेस के तर्जुमान है, स्पोक्सपर्सन है। अजफर शमसी साहब बिहार बीजेपी के तर्जुमान है, स्पोक्सपर्सन है। और कुछ देर में जेडीयू लीडर भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगे। तमाम मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले अजफर शमसी साहब, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा सर, कि एक तरफ तो कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बिहार में सियासी सरगर्मियां भी रोज बरोज बढ़ती जा रही हैं। अजफर साहब, देखिए, ऐसा है कि पूरे दुनिया में ही कोविड-19 है जी, और उससे हम लोग लड़ रहे हैं और उस पर कामयाबी हासिल कर रहे हैं। बिहार में भी रिकवरी रेट बड़ी तेजी से ठीक हुई है और अब लगभग 88% हो गया है। जो हालात कुछ दिन पहले थे उसमें बहुत बेहतर हुआ है। लेकिन सब चीज तो तय करना चुनाव आयोग को है, और चुनाव आयोग ने भी पूरी एडवाइजरी जारी कर दी है कि किन परिस्थितियों में बिहार के अंदर चुनाव होंगे। यानी कि नॉमिनेशन भी ऑनलाइन होगा। नॉमिनेशन के बाद जो है 2 लोग जाके ऑफलाइन फिर जमा करेंगे कैंडिडेट के साथ। उसके बाद जो ट्रेनिंग होगा वो भी ऑनलाइन होगा, अधिकारियों का जो मतदान में जुटेंगे। उसके बाद जो प्रचार का काम होगा वो भी 4+1, यानी कि एक कैंडिडेट के साथ 4 ही लोग होंगे कुल। उसके बाद जब मतदान हो जाता है, मतदान केंद्र पर भी थर्मल स्क्रीनिंग होगी। अगर ये लगेगा कि कोई पॉजिटिव है तो उनको जो है वहां से दूसरी जगह जाकर के वोट वो करेंगे, या ओल्ड एज के लोग हैं या 80+ हैं, पोस्टल बैलेट वो लोग करेंगे। साथ ही साथ वहां पर भी जहां पर इलेक्शन होंगे वो पूरा सैनिटाइज रहेगा, सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग होंगी। इन सारी बात के बाद साथ साथ इलेक्शन के बाद भी जो स्ट्रांग रूम होंगे वो भी पूरी तरह से सैनिटाइज करके होंगे। यानी कि कुल मिलाकर के चुनाव आयोग ने अपनी एडवाइजरी जारी की है। एनडीए पूरी तरह से तैयार है। भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू दोनों हालात में तैयार है कि अगर इस माहौल में चुनाव होते हैं तो हम उस प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं को। ठीक है, मेरे ख्याल से अजफर शमसी साहब आपके 2 मिनट पूरे हो गए। मैं तमाम जितने मेहमान मेरे साथ जुड़े सबको मैं शुरू में सिर्फ 2-2 मिनट का ही मैं टाइम दे रहा हूं, क्योंकि वक्त बहुत कम है। सारिका पासवान जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से प्रोफेसर अजफर शमसी साहब कह रहे हैं कि हालात बहुत ठीक हैं, कोरोना का खतरा जरूर है, लेकिन तमाम एहतियात और गाइडलाइंस को देखते हुए ये चुनाव कराए जाएंगे। ठीक है, आज अगर बिहार की सरगर्मियों की बात करें, नीतीश कुमार जी ने आज वर्चुअल रैली की, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का बयान आता है कि यह रैली महाफ्लॉप है। तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कहा कि वो फेसबुक लाइव करते हैं, इससे ज्यादा लाइक तो उस फेसबुक लाइव में आ जाते हैं। जी, 2 मिनट का टाइम है सिर्फ। सारिका जी। हेलो जी जी जी। लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए चुनाव एक महत्वपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बावजूद इसके, जैसा कि वो कह रहे हैं एनडीए कि आज माहौल बिल्कुल सही हो गया है चुनाव के लिए,
तो मुझे और चुनाव आयोग ने एडवाइजरी भी जारी कर दिया है, लेकिन जो चुनाव आयोग ने एडवाइजरी जारी किया है वो भी पूर्णतः स्पष्ट नहीं है। वहां भी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी क्लियर होनी बाकी है। और रही बात हालात की, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि वो ऐसे कैसे कह रहे हैं कि अभी हालात अच्छे हो गए, जबकि हमारी जो अभी भारत की जो स्थिति है कोरोना में दूसरे नंबर पे आ गई है। जो कल को तीसरे नंबर पे थी, आज वो दूसरे नंबर पे आ गई है। तो क्या अगर दूसरे नंबर पे आप अगर सोचते हैं कि आपके हालात आपके देश की सही हो गई है, आपकी राज्य की हालात सही हो गई है, तो मुझे बिल्कुल ही इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि आप ये कैसे तय कर ले रहे हैं। हालांकि जबकि सच्चाई ये है कि आज हालात और खराब हो गई है। जब आपकी कोरोना से महामारी से आपकी देश जो है दूसरे नंबर पे है और आप कह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी जो चुनाव जल्द कराने की जो मंशा है, यही कारण है जो आप बुरे हालात को भी अच्छे में तब्दील कर रहे हैं। लेकिन हालात अभी भी सही नहीं है। मुझे लगता है चुनाव आयोग को एक बार और सोचना चाहिए, क्योंकि इससे डायरेक्टली हमारी जनता जुड़ रही है और वो प्रभावित होगी। और एडवाइजरी जारी कर देने से आपकी खत्म नहीं हो जाती है। उसके आप एडवाइजरी में अगर जाते हैं तो तमाम ऐसी बातें हैं जहां मुझे लगता है अभी भी क्लियर होनी जरूरी है। जैसा इन्होंने कहा, स्क्रीनिंग और लोगों की तादाद कम होगी, बूथों की संख्या बढ़ाई जाएगी। और लेकिन फिर भी आप अगर जाइए, आप अगर ग्राउंड पे आप जाइए और आप चुनाव जिस दिन आप कराएंगे, वहां स्थितियां बिल्कुल उस दिन के हिसाब से बदलती हैं। तो क्या आप उन सारी जो मुश्किलें सामने आएंगी, क्या आप उनको फेस करने के लिए तैयार हैं? मुझे तो नहीं लगता है कि आप फेस करने के लिए तैयार हैं। और बावजूद अगर आप आज चुनाव कराना चाह रहे हैं तो जाहिर सा बात है, इससे जनता सीधे। ठीक है शरीका जी, आपका टाइम अप हो गया, टाइम खत्म हो गया। दोबारा से हम आपके पास आएंगे। मेरे साथ इस बीच मोहम्मद इरशादुल्लाह साहब, लीडर हैं जेडीयू के, वो भी डिबेट पे जुड़ चुके हैं। इरशादुल्लाह साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं आनंद माधव साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर, क्या आपको भी ये लगता है, जिस तरह से अभी सारिका पासवान जी ने कहा कि एक तरफ कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग सरकार में बैठे हुए हैं, जो लोग सत्ता में, वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो जाए, इसी तरह के हालात में चुनाव हो जाए। कांग्रेस की मंशा क्या है? कांग्रेस क्या चाहती है? चुनाव आयोग ने जो हम लोगों से मांगा था वो हम लोगों ने लिख के दे दिया था 31 अगस्त को ही। उसमें हम लोगों ने स्पष्ट रूप से लिखा था कि देखिए, चुनाव का माहौल अभी नहीं है। अगर आप चुनाव कराना ही है तो उसको निश्चित रूप से आप इस ढंग से चुनाव कराएं जिससे कि ना तो उम्मीदवारों को और न ही किसी भी जो मतदाता हैं उनको किसी ढंग का कोई परेशानी हो कोरोना के कारण। तो ये तो है, लेकिन हम राजनीतिक दल हैं। जब चुनाव हो गया है तो निश्चित रूप से हम तैयार हैं चुनाव के लिए। और बड़े भाई, मैं एक बात आपको बता दें, हम क्या, पूरी जनता तैयार है बिहार के चुनाव के लिए और सामने खड़ी है। और इस बार समझ में आ जाएगा कि चुनाव कराने की जिनको हड़बड़ी थी वो तो अलग बात है, लेकिन जो सच्चाई के धरातल पे जब लोग आएंगे तो जो वर्तमान स्थिति है बिहार की, हर तरह से कहीं भी जो है आपको कहीं कुछ नहीं दिखेगा, सिवाय 2-3 बातों की, जो हमेशा ये बातों का गुलदस्ता बनाते रहते हैं, हमेशा ये अच्छे जुमलों का प्रयोग करते हैं, लेकिन धरातल पे कोई काम है नहीं। तो वो दिख जाएगा इस चुनाव में। हम सब चुनाव के तैयार हैं। आज हमारी भी वर्चुअल रैली हुई और आपको पता है कि नीतीश जी की रैली से कहीं सफल हुई। हम लोग लगातार समूचे 38 जिले में 100 से अधिक वर्चुअल रैली करने जा रहे हैं। आज पहली रैली थी 2 जिलों में और इसमें सीधे रूप से 1 लाख से अधिक लोग जुड़े और बाकी सोशल मीडिया के माध्यम से भी उसमें करीब 10 लाख के लोग जुड़े और ये लगातार अभी चलने वाला है। और नीतीश कुमार जी ने, आपको अच्छा लगेगा सुन के, कि 70 मिनट के अपने भाषण में वो 15 साल पहले की बात, 35 मिनट से 40 मिनट जो है 15 साल पहले की बात करते रह गए, क्योंकि अभी हमको कहने के लिए अभी अपने पास तो कुछ है नहीं, तो पुरानी बातें दोहराते रह गए। उन्होंने 15 साल में क्या कहा, क्या किया, इसकी चर्चा उन्होंने नहीं की। जी बिल्कुल। मैं इरशादुल्लाह साहब आपके पास आना चाहूंगा। इरशादुल्लाह साहब, अभी आपने आनंद माधव जी को सुना, उन्होंने कहा कि तैयारी हमारी तो जरूर पूरी, और हम कभी भी चुनाव हो जाए, चुनाव का सामना करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो अपोजिशन पार्टियां हैं, चाहे उसमें आरजेडी की बात करें, बीजेपी की बात करें, फिर एमआईएम की बात करें, या जो दूसरी छोटी पार्टियां हैं, सबका मानना यह कि हालात अभी इस तरह के नहीं है कि चुनाव कराया जाए। लेकिन फिर भी अगर इलेक्शन कमीशन चाह रहा है, जो सरकार में है, जो लोग सत्ता में, अगर ये चाह रहे हैं कि इलेक्शन कराए जाए, तो इलेक्शन के लिए तैयार हैं। क्या वाकई में जेडीयू को यह लगता है कि इस वक्त जिस तरह के हालात है इसमें चुनाव होना चाहिए? लगातार बिहार में हम देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इरशादुल्लाह साहब,
लगातार बिहार में देख रहे हैं कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहा है। इसको हटा हेलो जी 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 कंटिन्यू कीजिए सर। हेलो जी सर कंटिन्यू मैं ये कह रहा हूँ कि 15 साल पहले की राज यहाँ की जनता देखी है कि विनाश की राज थी, जंगल राज था, वो यहाँ जो है सो आतंक राज था। आज 15 साल पहले हमारे आदरणीय नीतीश कुमार की जो सरकार चली है वो एक विकास की राज थी। पूरे बिहार में आप देख रहे होंगे कि रोड का एक जाल बिछा हुआ है, अमन चैन शांति है, चाहे दलित हो महादलित हो, जितने भी व्यक्ति हैं सबों को एक साथ लेकर के वो चलने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने किया है। खास तौर से बिहार में अक़लियती समाज को तहफ़्फ़ुज़ मिला है, जो उन लोगों को इज्जत मिली है कि आज 15 सालों में या कांग्रेस शासित राज्यों में जब ये कांग्रेस की सरकार थी, आज तक कभी भी हमारे अक़लियती समाज को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला। अक़लियतों को डरा कर वोट दिया जाता था, आज वो डर खत्म हो गया है अक़लियतों से। सर आपके यहाँ टीवी सेट अगर आपका ऑन है या उसका ऑडियो अगर ऑन है तो उससे पहले बंद कर दीजिए क्योंकि डिस्टर्ब हो रहा है आपकी आवाज। इरशादुल्लाह साहब मुझे सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, मैं प्रोफेसर अजफर शमसी साहब आपके पास आऊंगा। अजफर शमसी साहब, जिस तरह से हमने बात की कि कोरोना का दौर चल रहा है, खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, अब हम देख रहे हैं कि इस दौर में वर्चुअल रैलियों का एक तरह से चलन आम हो गया है, ऑनलाइन रैलियां हो रही हैं। लेकिन अब क्या वाकई में किसी पार्टी की जीत हार का जो फैसला होगा, जो उसकी ताकत होगी, क्या वो वर्चुअल रैली से एक तरह से तय की जाएगी? आज गुलाम रसूल बलियावी साहब ने कहा कि जितने लोगों ने आज सीएम नीतीश कुमार की रैली में शिरकत की है, अगर इतने ही लोग वोट दे देंगे तो एनडीए की सरकार बन जाएगी। कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा उसके सदस्य हैं, और जब चुनाव आयोग ने एडवाइजरी जारी की जी तो हम उसका पालन करेंगे। दूसरी बात है कि फर्क साफ है। अगर आप देखेंगे कि आजादी के बाद से लेके 2005 और 2005 के बाद से 2020 देखेंगे तो फर्क आपको साफ दिखाई देगा कि क्या पहले था। यानी कि आजादी के बाद से 2005 तक बिहार में जितने पुल पुलिया नहीं बने, उतने पुल और पुलिया 2005 से लेकर के 2020 में पुल और पुलिया का काम हो रहा है, लेकिन रोजगार कहां है? आज भी लोग बिहार से पलायन करके मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु का सफर कर रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। रोजगार कहां है अजफर शमसी साहब? जी आत्मनिर्भर हो रहे हैं लोग, रोजगार देने वाले लोग हो रहे हैं। एक जमाना था जब बिहारी कहलाना शर्म की बात होती थी और आज बिहारी कहलाना गर्व की बात है। इसलिए रोजगार भी आत्मनिर्भर हो रहा है। यानी कि बिहार का, देश का नौजवान, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से मंत्र दिया है, वो देश का नौजवान और खास करके अनऑर्गेनाइज सेक्टर का, जो कि 93 से 95% इस मुल्क में है, वो आत्मनिर्भर हो रहा है। चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो। आप योजनाओं की अगर हम बात करना शुरू करेंगे तो आप देख लेंगे कि किसान क्रेडिट कार्ड हो, जनधन योजना हो, गैस हो, सिलेंडर हो, यानी डायरेक्ट मजदूर के और आवाम के खाते में पैसा जा रहा है। मुझे याद है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री कांग्रेस के राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी ने कहा था कि जब 100 रुपया केंद्र से चलता नहीं, आप प्रधानमंत्रियों की बात कहां कर रहे हैं? बिहार की बात कीजिए अजफर शमसी साहब, बिहार की मैं कह रहा हूं, बिहार की बात कीजिए। बिहार में क्या कुछ हुआ है पिछले 5 साल में? आप बहुत पीछे मत जाइए, सिर्फ पिछले 5 साल की बात कीजिए। क्या वाकई में जो टारगेट रखा था नीतीश कुमार ने, वो टारगेट उन्होंने अचीव किया? रोजगार लोगों को मिला इन पिछले 5 सालों में? बिहार एलईडी से निकल, लैंटेन से निकलकर एलईडी में आया है। आज पूरे बिहार के अंदर जो कनेक्टिविटी है, चाहे आप किशनगंज से पटना है, चाहे कैमूर से पटना है, चाहे भागलपुर से पटना है, 5 घंटे के अंदर। और जब उन लोगों की सरकार थी, राजद की सरकार थी, तो कहा जाता था कि अगर बाढ़ आ गया है तो मछली खा लो। क्या फुहड़पन है भाई? अगर गड्ढे नहीं, अभी भी जो सैलाब आ रहा है उसके बाद हालात क्या है वो सबके सामने। अजफर शमसी साहब, मैं सारिका पासवान जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो चीज अजफर शमसी साहब बोल रहे हैं और जो हकीकत जमीन पर है, कितनी सच्चाई है इन दोनों के बीच में?
सारिका जी। जी, जो हकीकत है जमीन पे वो यही है कि 15 वर्षों के काल में आज बिहार जो है, बिहार में बेरोजगारी की जो दर है 46.6% है। और आप समझ लीजिए पूरे देश में ये सबसे अधिक है। अगर इस पे भी कहना है कि बिहार में बेरोजगारी नहीं है तो क्या ही कहा जा सकता है। कहीं ना कहीं ये जो एनडीए की गवर्नमेंट है वो लीपापोती कर रही है। इन्होंने 15 सालों में तो कोई काम किया नहीं है। लीपापोती क्या, ये अजफर शमसी साहब तो कह रहे हैं कि लालटेन से एलईडी तक अब बिहार पहुंच चुका है। लालटेन से एलईडी, ये तीर चलाना बंद करें इस तरह की। ये पूरी जनता देख रही है, ये कुछ और नहीं कर रहे हैं, झूठे वादों की तीर चला रहे हैं और ये जनता समझ चुकी है। लालटेन ही आज भी गरीबों का सहारा है, उन्हें समझना चाहिए। एलईडी तो आपने दे दिया है, पर वो एलईडी जलने लायक नहीं है। आज भी हर घर में लालटेन ही जल रहा है, इनको समझ में आना चाहिए। और ये जनता भी जान रही है, झूठे वादे करने की, ये तीर चलाने में महारत इनको हासिल है। इस सरकार ने झूठ बोलने का काम किया है, लोगों को छलने का काम किया है, ठगने का काम किया है, धोखा किया है, और इन्होंने कुछ नहीं किया है। हमारे बिहार के मजदूर जो है 1000-1000, 12-12 किलोमीटर पैदल चल के आने की मजबूरी हुई। ये सरकार की देखिए। मैं इरशादुल्लाह साहब आपके पास आ रहा हूँ, आपकी बारी नहीं है अभी। इरशादुल्लाह साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास। थेथोलॉजी बतलाइए, आप थेथोलॉजी बतलाइए। आप जितना भी बकवास करना है आप करिए। हमारी जनता ये समझ चुकी है कि 15 सालों में आप उनको क्या दिया है। भूखमरी दिया है, बेरोजगारी दिया है उनको, ये विकास और विनाश पे पलायन जो है आप आज तक रोक नहीं पाए हैं। वक्त क्या बताएगा, और जनता विकास को ही वोट देगी। विनाश जो ये विनाश का दौर जो है, जो पिछले 15 सालों से देश की जनता देख रही है, खासकर बिहार की जनता जो पिछले 15 सालों से विनाश की दशा में आपने पहुंचाया है। मैं तो आजादी के बाद से 2005 से विनाश की बात जनता कभी नहीं देने वाली। जनता ये तय कर चुकी है। कल्चर की पार्टियां जो रही आजादी के बाद से 2005 में जो विनाश हुआ, और 2005 से लेकर के 2020 में एनडीए, भाजपा और जदयू का जो विकास हुआ, आप चंद्रगुप्त और मौर्य के शासन में मत चले जाइए। आप चंद्रगुप्त और मौर्य के शासन में मत चले जाइए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कंपेयर तो होगा ही, मैडम कंपेयर तो होगा ही, तुलना तो होगी ही। 15 सालों का हिसाब दिया कि आपने क्या किया है। आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है। हम आपसे पूछते हैं आपकी उपलब्धियां, तो आप हमें हमारी नाकामी गिनवाते हैं क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं है। आप लोग झूठे लोग हैं। आप लोग कमरे में बैठ करके सुख सुविधाएं भोगने वाले हैं और बाकी जनता को अपने सड़क पे छोड़ दिया है मरने के लिए। चाहे वो बाढ़ में मरे, चाहे वो कोरोना में मरे, चाहे वो बेरोजगारी से मरे, चाहे वो भूखमरी से मरे। सीधे सीधे यही बात है कि आपको बिहार की गरीब जनता से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मैं आनंद माधव जी आपके पास आना चाहूंगा। माधव जी, नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि किसी दलित के यहाँ कोई मृत्यु होती है, कोई मरता है किसी हादसे में या किसी तरह से या कोरोना से, तो उसके घर वालों को, उसके घर के किसी एक मेंबर को नौकरी दी जाएगी। क्या इस तरह से अब रोजगार बिहार में मिलेगा? क्या रोजगार पाने के लिए अब लोगों को मरना होगा? देखिए जो सच्चाई ये है कि बिहार में 7 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगार हैं। लाखों रिक्तियां सरकार में पड़ी हुई हैं। इन लोगों को ये एहसास नहीं हो रहा है कि ये बेरोजगार अगर पैदल भी चल देंगे तो इनकी सत्ता किस तरह से मटिया मेट हो जाएगी, इसकी कल्पना ये नहीं कर सकते हैं। आपको बताएं कि पूरे देश में 640 ऐसे जिले हैं जहाँ की 60% लोग जो हैं वो गरीबी रेखा के नीचे है, और इसकी पूरी आबादी मिला के लगभग 4 करोड़ आती है। इन 4 करोड़ में 2 करोड़ 80 लाख लोग वो बिहार से हैं और इनको विकास दिख रहा है। यही तो सुनने वाली बात है कि प्रति व्यक्ति आए यहाँ पे अगर टैक्स काट लें तो उसमें मात्र 2000 रुपये है। आप इनको बताइए 2000 में लोग खाएगा क्या और करेगा क्या? पूरे महीने क्या 2000 में एक व्यक्ति रह सकता है? इनको ये सोचना चाहिए क्या है। दूसरी बात आप देखिए कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट आई, उसको क्या बता रही है? यहाँ बच्चे कुपोषित जो है लगभग 50% है, 48.3% बच्चे जो हैं वो कुपोषण के शिकार हैं। वो नहीं दिखता है इनको। ये सब लोग जो हैं, चाहे जदयू वाले हों या भाजपा वाले हों, ये सब लालू जी के फोबिया से ग्रसित है। इनको पिछला 15 साल दिखता है, अपना 15 साल नहीं दिखता है कि इन्होंने क्या किया है। इन्होंने जो किया है वो सबके सामने में है। स्थिति यहाँ की इतनी बुरी है कि कक्षा
कक्षा 1 में जो बच्चे एडमिशन लेते हैं। इरशादुल्लाह साहब, मेरा सवाल सीधे सीधे ये है, जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने कहा कि दलितों को नौकरी देंगे, इससे पहले उन्होंने वादा किया था कि दलितों को जमीन दी जाएगी, हालांकि वो वादा भी पूरा नहीं हुआ। लेकिन मेरा यहां पर सवाल यह है कि मुसलमानों की बात कौन करेगा? अगड़ों की बात आप करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, मुसलमानों की बात कौन करेगा इरशादुल्लाह साहब? अकलियतों का जो हक नीतीश कुमार ने दिया है, मैं आपको बता रहा हूं कि आजादी के बाद से लेकर आज तक सच्चे कमेटी का रिपोर्ट और रंगनाथ मिश्रा का रिपोर्ट मुसलमान लोग पढ़े कि मुसलमानों को कहां पहुंचा दिया था कांग्रेस और आरजेडी वालों ने। लेकिन आज 2005 के बाद से 2015 से पहले 30 करोड़ बजट हुआ करता था मुसलमानों के लिए, आज 447 करोड़ बजट है। समझ में आ जाएगा, 12 करोड़ बजट हुआ करता था, आज अब ये बातों की लफाजी नहीं चलेगी। बजट है। मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरे बिहार में, पूरे हर जिले में ठीक है। लेकिन इरशादुल्लाह साहब, आपके आंकड़े, दावे, वादे सब एक जगह, लेकिन आप ये बताइए कि नीतीश कुमार जी की सरकार है जो मुसलमानों के लिए बड़े बड़े दावे और वादे करते थे उर्दू जबान के लिए, उर्दू जबान को आज आपने कहां पहुंचा दिया है? बिहार की दूसरी सरकारी जबान, और आज उसमें नीतीश सरकार कह रही है कि 40 स्टूडेंट जब होंगे तब टीचर दिया जाएगा उर्दू का। क्या हो रहा है उर्दू के साथ बिहार में? आज उर्दू के साथ उर्दू का क्या फरोग हो रहा है? मैं ये कह रहा हूं कि मुसलमानों को आज हर जगह जितनी भी स्कूलें हैं, नहीं, उर्दू का फरोग होगा कैसे? आपने कंपलसरी सब्जेक्ट से उसे हटा दिया है, कंपलसरी सब्जेक्ट से आपने उर्दू को हटा दिया है। इसी तरह से डेवलप होगी उर्दू की तरक्की होगी बिहार में। अजफर शमसी साहब, यही सवाल मेरा आपसे भी है कि उर्दू के डेवलपमेंट का नारा नीतीश कुमार लगाते हैं, मुसलमानों की तरक्की का नारा लगाते हैं, आप लोग उनके सहयोगी हैं, क्या इसी तरह से तरक्की होगी बिहार में उर्दू की? कंपलसरी सब्जेक्ट से हटा दिया गया है, इसके अलावा अगर 40 स्टूडेंट किसी स्कूल में होंगे तब उर्दू का एक टीचर रखा जाएगा। स्कूल में उर्दू टीचर है, उर्दू की तालीम हो रही है, कहीं भी किसी भी हाई स्कूल में ऐसा नहीं है। इरशाद साहब, बात हो गई आपकी, इरशाद साहब आपकी बात हो गई, असफर साहब से मैं जवाब ले लेता हूं जी। हाँ, माननीय नीतीश कुमार ने ये कहा है कि हर स्कूल में एक उर्दू टीचर होंगे, और जहां तक 40 स्टूडेंट की बात है तो माननीय शिक्षा मंत्री ने भी कहा है कि उस पर पुनर्विचार हो रहा है कि 10 होंगे या क्या होंगे, जो पैरामीटर है। ऐसा नहीं है कि केवल आरजेडी और कांग्रेस की तरह जिसने मुसलमानों का इस्तेमाल किया, इस्तेहसाल किया, शोषण किया, नहीं तो अगर दलितों को यह कहा जाता है, असफर शमसी साहब, अगर दलितों को लेकर यह कहा जाता है कि अगर उनके घर में कोई मृत्यु होती है, कोई अगर मरता है तो एक नौकरी दी जाएगी एक मेंबर को, तो आप ये बताइए फिर मुंह भराई कौन कर रहा है? देखिए सवाल यह पैदा होता है कि जब कोई डेथ होता है, अननेचुरल डेथ होता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो अच्छी बात कही है और इसका तो स्वागत करना चाहिए। ये इसी तरह का ऐलान मुसलमानों के लिए भी होना चाहिए, माइनॉरिटीज के जो दूसरी जातें हैं, बिरादरियां, उनके लिए होनी चाहिए, सबके लिए होना चाहिए, नहीं जो पिछड़े हैं। आगे देखिए होता है क्या, आप देखें इतना अकलियतों के लिए काम हुआ है, मदरसे का मॉडर्नाइजेशन हुआ है, कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई है, कॉमनल राइट्स कम हुए हैं आरजेडी के पीरियड में, कांग्रेस के पीरियड में नहीं दिया। और ये बाकी बातें क्या करेंगे? आज कम से कम मुसलमान कॉमनल राइट में नहीं है, ठीक है, उसके वोट का एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो रहा है। नहीं, बिल्कुल सरकार अगर ये कहती है कि सबका साथ सबका विकास, तो वो चीज जमीनी तौर पर भी दिखनी चाहिए, उसमें हकीकत भी होनी चाहिए, कहनी और करने में फर्क नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बातचीत हो रही थी लेकिन मेरे पास वक्त की तंगी है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अजफर शमसी साहब, इरशादुल्लाह साहब, आनंद माधव जी और सारिका पासवान जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब। This show is co-powered by